स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज की लाइव क्लास में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी पीजीटी 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जिसमें हर रोज़ हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से देख लो, या प्लेलिस्ट में जाओ, टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप इससे पहले क्लासेस देख सकते हो, मैंने सेव कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग के 50 क्वेश्चन हो गए हैं 2004 के प्रीवियस ईयर पेपर में, आज 51 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है, जो पेशियाँ हैं उनके विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, विश्राम और व्यायाम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम और विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। बिल्कुल सही, इनमें से सभी। तो पेशियों के विकास के लिए प्रोटीन युक्त भोजन भी, व्यायाम और विश्राम भी और स्वच्छ वायु, ये सब आवश्यक है। तो देखिए, मांसपेशियां शरीर को रूप प्रदान करती हैं, शरीर की गति को भी नियंत्रित करती हैं। चलना फिरना, उछलना, दौड़ना, सांस लेना, ये सब मांसपेशियों की गति के फलस्वरूप संभव हो पाता है। नियमित व्यायाम विश्राम करने से मांसपेशियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। व्यायाम करने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त संचार की गति बढ़ जाती है। और पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त भोजन करने से मांसपेशियों के बीच रेशों की नसें मोटी लंबी बनती हैं। वहीं स्वच्छ वायु मांसपेशियों के रक्त में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर उसे पुष्ट करता है। फिर नेक्स्ट है एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स क्या होता है, 52 नंबर क्वेश्चन है। यह एक रासायनिक पदार्थ है। बी है, यह किसी पदार्थ या उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। सी है, यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। डी, उपयुक्त सभी। एंजाइम्स क्या है, यह एक रासायनिक पदार्थ है, या यह किसी पदार्थ या उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। सी, यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। कि उपयुक्त सभी। जल्दी से राइट आंसर बताएं। बिल्कुल सही, डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए, जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ एंजाइम्स के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जीव तंत्र में जो रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ है, वो एंजाइम्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका संश्लेषण स्वयं कोशों के जीव द्रव्य में संश्लेषित होता है, और ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये पदार्थों पर उचित वातावरण में ही क्रिया करते हैं। एंजाइम सामान्यतः सरल प्रोटीन होते हैं और लगभग 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री शारीरिक ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइम क्या है। आपका काइम क्या है? एक पाचक रस है, पेशियों का संकुचन और विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, आमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना है। क्या है काइम? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए, काइम आमाशय भित्ति में भोजन की लेय के रूप में होना है। डी इज राइट आंसर। काइम क्या है? काइम पाचन के दौरान आमाशय भित्ति और आंच में बना एक अतरज चिकना श्लेष्मा युक्त ठोस पदार्थ होता है, जो भोजन के आंशिक पाचन और पाचक एंजाइमों के संयुक्त होने से लेई जैसी संरचना ग्रहण कर लेती है। काइम में लाल से स्रावित होने वाली प्रमुख एंजाइम्स टाइलिन पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड है उसको माल्टोज में बदल देता है। जो भोजन में उपस्थित मंड होता है उसको वो माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं?
कोलेस्टेरोल कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं, लिनोलिक अम्ल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं, लिनोलिक अम्ल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जिसने बी बोला है वेरी गुड। देखिए, वसा तेल को अधिक देर तक गर्म करने के लिए गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसको एक्रोलीन कहते हैं हम। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे एक्रोलीन या प्रोपेनॉल 2 के नाम से जाना जाता है। एक्रोलीन बाह्य वातावरण और भोजन में सर्वत्र पाया जाने वाला एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति घी व जंतु वसा व अमीनो अम्ल में पाया जाता है। यह भोजन को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। एक्रोलीन को कैंसर कारक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, दालें व फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? जो दाल और फलियां हैं वो किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की। दाल व फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने बोला है बी, वेरी गुड, प्रोटीन। दाल और फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? प्रोटीन की। तो दाल और फलियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के पोषण के लिए और शारीरिक वृद्धि व विकास, कोशिकाओं में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। प्रोटीन की कमी को खान पान से पूरा किया जा सकता है। दाल, आटा, कच्ची सब्जियां, दूध, दही, पनीर, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, मछली आदि भी प्रोटीन के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा होती है? शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा होती है? संयोजी ऊतक, श्लैष्मिक ऊतक, एडिपोज ऊतक, इनमें से सभी। वेरी गुड, सब लोग रिस्पॉन्स किया करो बच्चों, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब रिस्पॉन्स करते हो। वेरी गुड बच्चों। हाँ, सी इज राइट आंसर, एडिपोज ऊतक। देखिए, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक यानी वसी ऊतक में एकत्र हो जाता है और मानव शरीर में श्वेत सार से चर्बी स्वयं ही तैयार हो जाती है। समानतः शरीर में अवशोषित होने वाले आवश्यकता से अधिक सारे पोषक पदार्थों में भंडारण के लिए वसा का अवशोषण कर लिया जाता है जो वसी ऊतकों में जमा हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका संचित भोजन के रूप में सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? कार्बोनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये दोनों का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ इसका आंसर। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? कार्बोनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण अधिक होता है जिसके कारण सीने में जलन, पेट में जलन, तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ होने आदि की समस्या उत्पन्न होती है। इसे एसिडिटी कहा जाता है। हमारे शरीर के अमाशय में पाचन क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
वह पेप्सिन का स्रावन होता है जो कि समानता आमाशय में ही मौजूद रहता है और पाचन में सहायता करता है। मसाले या गलत खान पान के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्राव हो जाता है, तभी यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है। उपयुक्त सभी। तंबाकू के अधिक सेवन से क्या होगा? हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, मुख में कैंसर हो सकता है। उपयुक्त सभी। वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ, वेरी गुड। और बच्चे भी आंसर दिया करें। वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। देखिए, तंबाकू के अधिक सेवन से देखिए हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, मुख में कैंसर हो जाएगा, ये सभी। तंबाकू एक प्रकार का निकोटियान प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर बनाई जाती है। इसमें निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है। तंबाकू के सेवन से हृदय की धड़कन बढ़ जाना और उच्च रक्तचाप हो जाना, मुख कैंसर हो जाना, कैंसर आदि घातक रोगों का प्रादुर्भाव होता है। शरीर में से व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इनमें से सभी। शरीर से व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, एकदम सिंपल सा। वेरी गुड, उत्सर्जन तंत्र। वेरी गुड बच्चों जिन्होंने सी बोला है। शरीर में व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन की क्रिया पौधे और जंतुओं दोनों में होती है, किंतु पौधों में उत्सर्जन अंगों के अभाव के कारण वर्ज्य पदार्थ उनके पत्तियों, छालों, फलों, बीजों आदि के माध्यम से बहिष्कृत होते हैं, परंतु प्राणियों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं। मानव अपने शरीर के लिए वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन गुर्दे के माध्यम से करता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता? निम्न में से कौन सी वस्तु है जिसका उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता? यूरिया का, यूरिक एसिड का, ग्लूकोज का, नमक का। जल्दी जल्दी से रिप्लाई दो। सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो क्वेश्चन आंसर के आंसर में। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता? यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, नमक। बिल्कुल सही। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता? तो ग्लूकोज। मानव शरीर में उत्सर्जी अंग की क्रिया उसके प्रमुख उत्सर्जी अंग वक्र द्वारा संपन्न किया जाता है। वक्र धमनियों से ही प्राप्त रक्त में मिले विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त जल, रबर आदि को छान लेता है, उन्हें उत्सर्जित कर देता है। इस प्रकार शुद्ध रक्त को वक्र शिरा लेकर चली जाती है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के उत्सर्जन तंत्र द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में 61 क्वेश्चन है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। इनमें से सभी। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, कितना अच्छा लगता है आप लोग जब रिप्लाई करते हो। वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा देते हो रिस्पॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने डी बोला है इनमें से सभी। तो देखिए, प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग के द्रव लावा भाग होता है जो रुधिर का 55 से 60% तक होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% जल और शेष 8 से लेकर 10% में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का हिस्सा होता है। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन आदि प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में इन प्रोटीन का हिस्सा लगभग 7 से 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया जाता है? नियमित रूप से धड़कना, दूसरा श्वसन में सहायता,
तीसरा है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाना। तीसरा है पोषक तत्वों को संचित करना। जल्दी से बताओ, 62 क्वेश्चन है। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन सा किया जाता है? नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाना। डी, पोषक तत्वों को संचित करना। तो इसका राइट आंसर सी है। मानव हृदय मुट्ठी के आकार का पेशी अंग है जो पंप की भांति कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाना। हृदय शरीर के सभी भागों से ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा की सहायता से अपने दाहिने आलिंद में संग्रहित करती है, जहां से शुद्ध किए गए रक्त को महाधमनी और धमिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, इनमें से सभी। अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? जल्दी से रिप्लाई करो। बिल्कुल सही, अंतः श्वसन की क्रिया जिन्होंने सी बोला है बिल्कुल ऊतकों में होती है। देखिए, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन सजीव कोशिकाओं या ऊतकों में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों दशाओं में संपन्न होती है। यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसको प्रमुख रूप से 2 चरणों में बांटा जाता है। पहला आपका ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स या सिट्रिक चक्र। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं बताती मैं, जब होती तभी। 64 क्वेश्चन है। गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी और निकाली जाती है? 1600 घन सेंटी, 1400 घन सेमी, 1640 घन सेमी, 1540 घन सेमी। गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है? 1600 घन सेमी, 1400 घन सेमी, 1640 घन सेमी, 1540 घन सेमी। वेरी गुड, जिन्होंने सी बोला है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। देखिए, गहरी श्वास लेते समय लगभग 1640 घन सेमी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है, जबकि समान श्वसन में लगभग 500 घन सेमी वायु फेफड़ों में भरी निकाली जाती है। श्वास का मापन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। नोट डाउन कर लेना, जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से रक्त में अवशोषित हो जाती है, जो शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है। साथ ही रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लाकर फेफड़ों में छोड़ता है, जो फेफड़ों द्वारा उच्च वास के साथ बाहर निकाल दी जाती है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। 65 क्वेश्चन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये तीनों तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये तीनों। अरे वाह, वेरी गुड, जिसने बोला ये तीनों बिल्कुल सही, डी इज राइट आंसर। देखिए, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट तंत्र है जो शरीर के विभिन्न अंगों उनके कार्यों के मध्य सामंजस्य बनाता है। वह उसके समस्त क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र प्रमुख भागों में विभक्त होता है जो निम्न है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क गुच्छ, इनमें से सभी को।
मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? प्रमस्तिष्क को माना जाता है, अनुमस्तिष्क को माना जाता है, मस्तिष्क पुच्छ को माना जाता है, या इनमें से सभी को? वेरी गुड, बी अनुमस्तिष्क। देखिए, मानव शरीर के मस्तिष्क के पश्चिम भाग में ऑक्सीपिटल लोब के नीचे पीछे की ओर उभरा मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर पोन्स के पीछे कपाली गुहा में स्थित होता है। यह मानव शरीर को विभिन्न मुद्राओं, संवेग, संतुलन, ऐच्छिक पेशी की गति का नियंत्रण करता है। इसका प्रमुख कार्य शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। इसे मानव शरीर का संतुलन केंद्र कहा जाता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। कर्ण के संतुलन भाग से संवेदनाएं भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? रीडोप्सिन, अंध बिंदु, पीत बिंदु, अंध व स्पष्ट बिंदु। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? ए रीडोप्सिन, बी अंध बिंदु, सी पीत बिंदु, डी अंध व स्पष्ट बिंदु। कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, अंध बिंदु, बी इज राइट आंसर, वेरी गुड। मानव नेत्र के अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं और मानव नेत्र के पीछे स्थित यह बिंदु रेटिना का वह भाग है जहाँ नसों के रेशे साथ मिलकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। इस बिंदु में वह कोशिकाएं नहीं होती जिन तक रोशनी पहुंचती है। वास्तव में इसी बिंदु के कारण हमें किसी वस्तु की पूरी तस्वीर प्राप्त होती है, फिर भी हमें इसका आभास नहीं होता क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ऐसे काबिलियत होती है कि वह किसी भी तस्वीर के बचे खुचे खाली हिस्से को भरकर स्पष्ट तस्वीर क्या कर देती, प्रदान कर देती है। 68 क्वेश्चन है। ताल में संयोजन क्रिया किसके द्वारा संभव है? पीत बिंदु, रीडोप्सिन, सिलियरी मांसपेशी, रेक्टल पेशी। वेरी गुड, सी सिलियरी मांसपेशी। देखिए, मानव नेत्र में ताल के समायोजन की क्रिया सिलियरी मांसपेशी द्वारा संभव होती है। सिलियरी मांसपेशी एक रोमक मांसपेशी है, एक प्रकार की वृत्ताकार मांसपेशी होती है जो जॉन यूलस को शिथिल और संकुचित करके नेत्र के लेंस को परिवर्तित करके फोकस करने में सहायता करती है। जॉन यूलस वे रेशे हैं जो लेंस को उसकी स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं, नेत्र के लेंस के आकार में परिवर्तन के लिए सामंजस्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में व संध्यावस्था में, बाल्यावस्था में। अंडाणु का विकास कब होता है? वेरी गुड, सी व संधि अवस्था में। देखिए, मानव शरीर में अंडाणु का विकास व संधि अवस्था में होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्तित्व किशोर कहा जाता है जब उसमें वह संधि अवस्था आरंभ होती है अर्थात संतान उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है। तो वास्तविक आयु की दृष्टि से यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य स्टार्ट होती है। समानतः पुरुषों में इस अवस्था की शुरुआत 13 से 14 वर्ष और स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष के मध्य मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, आरोपण का सही अर्थ है शुक्राणुओं का गर्भाशय में आरोपित होना, बी है शुक्राणुओं का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना,
सी है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। डी है अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। आरोपण का सही मीनिंग क्या है? राइट मीनिंग क्या है आरोपण का? शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना। शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। सी निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना। डी अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही सी बोला है जिसने, निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना। सी इज राइट आंसर। आरोपण का अर्थ देखिए, स्त्रियों में मासिक धर्म के आरंभ होने के 14 दिन के बाद अंडोत्संग होता है। यह अंडोत्संग दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्संग के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं और 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इसी बीच यदि स्त्री संभोग करे तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चले जाते हैं, अन्यथा अगले मासिक स्राव में बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन व रक्त बहाव की दर को बढ़ाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन है आपकी और रक्त बहाव को बढ़ा देगा, रक्त बहाव की दर को बढ़ा देगा? तो एड्रेनालिन, कार्टिसोन, नोरएड्रेनालिन, इनमें से सभी। वेरी गुड, और बच्चे भी रिस्पॉन्स करें, और बच्चे भी आंसर दें। बिल्कुल सही, इनमें से सभी। देखिए, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन व रक्त बहाव को बढ़ा देता है? तो एड्रेनालिन, कार्टिसोन, नोरएड्रेनालिन, ये सभी। मानव शरीर में हृदय की धड़कन रक्त बहाव को नियंत्रित करने वाले घटक के प्रमुख रूप 2 होते हैं। पहला है अंतर नियंत्रण प्रणाली, जिसमें अद्वितीय प्रकृति के हृदय ऊतक होते हैं जो स्वतः अपना निगमन करते हैं। दूसरा बाह्य नियंत्रण प्रणाली, जो हार्मोन्स के अंतःस्राव व तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों से नियमित होती है। बाह्य नियंत्रण में हृदय की धड़कन और रक्त के बहाव को तीव्रता से परिवर्तित जाता है, क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स, जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स एड्रेनल, नॉरएड्रेनालिन व कार्टिसोन व अंस्रावित रसायन रक्त में सीधे मिश्रित होकर हृदय तक पहुंच जाते हैं। फिर है, किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, व्यक्ति नाटा रह जाता है? किस हार्मोन्स के कारण शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और व्यक्ति नाटा हो जाता है? थायरोटॉपिक हार्मोन, सोमेटोटॉपिक हार्मोन्स, एडिनोटॉपिक हार्मोन्स, लैट्यूनाइजिंग हार्मोन्स। वेरी गुड, सोमेटोटॉपिक हार्मोन्स, बी राइट आंसर है। सोमेटोटॉपिक हार्मोन्स के कारण व्यक्ति नाटा रह जाता है। तो देखिए, सोमेटोटॉपिक हार्मोन्स की कमी से शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है, व्यक्ति बौना नाटा रह जाता है। एसटीएच हार्मोन शारीरिक वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से बीमाकत्व व एक्रोमिकली नामक विकार हो जाता है, जिससे व्यक्ति की लंबाई समान से बहुत अधिक बढ़ जाती है। थायरोटॉपिक हार्मोन थायराइड की ग्रंथि की वृद्धि व श्रवण क्रिया को प्रेरित करता है। एडिनोटॉपिक हार्मोन की कमी से एडिनल ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं, जबकि आपका लैट्यूनाइजिंग हार्मोन्स स्त्रियों में एस्ट्रोजन
वह प्रोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के स्रावन व अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, समानता स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना बहुत लाभदायक होता है। अधिकतर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना बहुत लाभदायक होता है, बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से या बहुत ठंडे पानी से। जल्दी से रिप्लाई दो। वेरी गुड, ठंडे पानी से। समानता क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, तो ठंडे पानी से। समानता एक स्वस्थ व्यक्ति को ठंडे पानी से नहाना लाभदायक होता है, क्योंकि गर्म पानी से नहाने पर रक्त संचार पे कुछ उत्तेजित हो जाता है, किंतु बाद में मंद पड़ जाता है, जो कि नुकसानदेह है। ठंडे पानी से स्नान करने पर आलस, थकान व दर्द मिटता है, नींद अच्छी आती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी और रक्त संचार कैसा अच्छा रहता है, वसा बंद होती है और शारीरिक चमक व मूड तरोताज़ा रहता है। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो, क्षार की मात्रा कम हो, जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग ना किया जाता हो। उपयुक्त सभी गलत हैं। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। बी जिसने आंसर दिया बिल्कुल। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो। देखिए, साबुन साधारणतः उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लेवल होते हैं। नहाने के लिए एक अच्छे साबुन में नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल में विलय और क्षार की अल्पतम मात्रा होनी चाहिए, जिसमें खुजली, जलन और दरारें पड़ने की आशंका होती है। वायु कैसे दूषित होती है? जीवों की श्वसन क्रिया से, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से। उपयुक्त सभी। वायु हमारी कैसे प्रदूषित होती है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो क्वेश्चन आंसर में, और रिप्लाई जल्दी जल्दी किया करो। वेरी गुड, जिसने बोला है डी। वेरी गुड बच्चों, उपयुक्त सभी। देखिए, वायु कैसे दूषित होती है? देखिए, जीवों की श्वसन क्रिया से, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से, इन सभी से होती है। तो देखिए, वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारक वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जबकि इसकी मात्रा वायु में अधिक हो जाती है और ये जीव जंतु मानव के लिए घातक सिद्ध होते हैं। समानता वायु को प्रदूषित करने वाले कारक जीव द्वारा श्वसन क्रिया से नियुक्ति, पदार्थों का दहन, वाहनों के धुएं, धूल और तुषार आदि हैं। ये थे आपके यूपी पीजीटी के आपके 25 क्वेश्चन। ये पार्ट 3 था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे। इसी तरह हर एक सॉल्व पेपर करेंगे, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और इतनी देर बैठ के आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो हर रोज़ हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना बिल्कुल मत, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, सितंबर शिल्पी सर्च करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।